फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देहरादून में 350वें शहीदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। गुरु तेग बहादुर जी के अतुलनीय त्याग और शौर्य को किया नमन। हल्द्वानी में 7 दिवसीय सहकारिता मेले का आगाज। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। बुधवार को सीएम धामी करेंगे शिरकत। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। गणेश गोदियार पर बीजेपी आईटी सेल की अभद्र टिप्पणी का मामला। कोतवाली पहुंचकर की सख्त कार्रवाई की मांग। नैनीताल में फर्जी सर्टिफिकेट के खिलाफ अभियान जारी। प्रमाण पत्रों के साथ राशन कार्ड भी जांच के दायरे में। फर्जी राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सोनम राय। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के गुरुद्वारा रेस कोर्स में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस पर श्रद्धा और सम्मान के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर गुरु तेग बहादुर जी के अतुलनीय त्याग और शौर्य को नमन किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। 350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी के वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियां, कितना बड़ा संघर्ष एक छोटी सी आयु में किया। उससे सभी आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें, उससे प्रेरणा लें। पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अनेकों काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे सिख समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। चाहे वो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का बनना हो या लंगर के लिए FCRA मुक्त करना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के उनके बलिदान दिवस को वीरता दिवस के रूप में मनाना है। हल्द्वानी में 7 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ हुआ। सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की। इस मेले में सहकारिता से जुड़े स्टॉल के अलावा 150 से अधिक खानपान, व्यंजन व स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले में पहुंचेंगे। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सहकारिता लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब तक सहकारिता के क्षेत्र में 8,000 करोड़ के ऋण वितरित कर दिए गए हैं। हमारे मध्य पहली बार ही सहकारिता का मंत्रालय देश में खुला है। इतने बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि पूरा भारत देश हमारा छोटी इकाई से लेकर ऊपर तक सहकारिता के आधार पर आच्छादित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कहीं भी बेरोजगारी न रहे, कहीं भी हाथ फैलाना हमको न दिखाई दे, जिस तरह से पहले चलता था। आज आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड इतना आगे बढ़ गया है। यहाँ के जो सहकारिता मंत्री जी हैं रात दिन लगे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं
कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय खोला है और पहले सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं। इस साल हम हर जिलों में सहकारिता मेले कर रहे हैं, अभी तक 6 जिलों में हो चुके हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी ने किया है। कल इस मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सहकारिता विभाग के द्वारा हमने जो 0% पे ऋण अपने किसानों को दिया है, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं और 15 लाख किसानों को दे चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे 21 किसानों को लगभग 70 लाख रुपए का ऋण दिया है। और दूसरा, हम सहकारिता के क्षेत्र में पैक्स अब हर गांव में खोल रहे हैं ताकि किसानों को जो है अपने गांव में हर हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ बीजेपी आईटी सेल से एक पदाधिकारी द्वारा अभद्र टिप्पणी से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और आरोपों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत की। मानहानि कानून शेखर वर्मा है जो बीजेपी आईटी सेल का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के खिलाफ एक अनगढ़ बयानबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से करी है, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर कोतवाली में आए हैं और हम लोगों ने कोतवाल से मिलकर के उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। और हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिस तरीके से कृत्य कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही घोर निंदनीय है। और हम लोग आपके माध्यम से ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे पदाधिकारियों को चेताना चाहते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपके खिलाफ मुखर होकर के आपको जीने का रास्ता जिसे कहते हैं कि आपको चैन से बैठने के नहीं देंगे। ये हमारी बात आज मांग। देखिए, भाजपा ने अपना जो नियत है और चेहरा है वो एकदम से दिखा दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो वन्य जीव संघर्ष को लेकर आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से जानवर और मनुष्य के बीच संघर्ष हो रहा है, कितने लोगों की जानें चले गई। वो वहां पे गए थे और एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने एक टॉय गन दिखाया था। आप कह रहे हैं दूरदांग आतंकवादी, ये क्या बात है भाई? और वो भी कोई ऐसा है कि कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, भाजपा के लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है। और दूसरा, भाजपा का आईटी सेल यानी भाजपा की बात, वो इसमें खुलेआम इस तरह से फेसबुक में, और अभी तक इसको हटाया भी नहीं गया है। तो इसलिए हम लोग उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए यहां पर आए। खबर जनपद टिहरी से सामने आ रही है, जहां चंबा थाना पुलिस ने एक चरस सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद किया है। आरोपी की पहचान परमजीत सिंह निवासी टिहरी के रूप में हुई है। बरामद चरस की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि नशे के खिलाफ सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज चंबा थाना पुलिस मसूरी मोटर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध पुलिस को दिखाई दिया। तलाशी लेने पर संदिग्ध के कब्जे से चरस बरामद हुई। भाजपुर कोतवाली पुलिस ने नशीले कैप्सूल की तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के पकड़े जाने पर 1688 नशीले कैप्सूल जो है बरामद हुए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेजा और मामले की जांच शुरू की। इसमें कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक नशा तस्कर जो प्रतिबंधित ड्रग्स को लेकर जा रहा है, तो इसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कार्रवाई की गई। इसमें जो इंस्पेक्टर जो औषधि निरीक्षक है वो मौके पे आए, मैं मौके पे गया, तो वहां पर ये चीज हमें पाई गई कि लगभग 1688 नशीले कैप्सूल इनके पास थे, जिसका ट्रामाडोल है जो प्रतिबंधित ड्रग्स है एनडीपीएस एक्ट के अंदर। तो इसमें टोटल जब वेट किया गया तो इसमें लगभग 650 ग्राम टोटल वेट निकला ड्रग्स का। और इसमें इसके जो व्यक्ति है इसे हिरासत लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया। इसमें हमने फर्ज में लिखा है ये यूपी से आया था, यूपी से जहां से लेके आया था उसका नाम हमने मेंशन किया है, और 2 मेडिकल। नैनीताल जिले में फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जांच जारी है। जिले की सभी तहसीलों में एसडीएम का एक्शन लगातार चल रहा है। प्रमाण पत्रों के अलावा राशन कार्ड भी जांच के दायरे में लिए जा रहे हैं। वहीं एडीएम नैनीताल के मुताबिक 48 अस्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्तीकरण के दायरे में है, वहीं 12 स्थायी निवास प्रमाण पत्र रीचेकिंग के दायरे में है। होना संज्ञान में आया है। इस पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी एसडीएम्स को, खास करके जो हमारी नीचे की तहसीलें हैं, पहाड़ से की तहसीलों में संभावना कम है, लेकिन सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि व्यापक रूप से जो भी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं विगत 10 वर्षों में उनकी समीक्षा की जाए। इस समीक्षा के दायरे में अभी हमारे 2000 प्रमाण पत्र जो है स्कैनिंग किए जा रहे हैं।
ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी इसमें लगाया गया है। आईटीडीए से भी जो है ये अनुरोध किया गया है कि के नर्सिंग सेवा एकता ने अपनी वर्षवार नियुक्ति को लेकर सचिवालय कूच किया है। सचिवालय कूच करते हुए नर्सिंग सेवा एकता संघ के अध्यक्ष नवल पुंडरी ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार नर्सिंग की परीक्षा की जा रही है। इससे पहले कभी परीक्षा नहीं हुई। साथ ही कहा कि 2020 में हम परीक्षा के लिए तैयार थे। हम 1.5-2 सालों से सड़कों पर हैं। लगातार हम अपने जनप्रतिनिधियों, विधायकों से लगातार हम संपर्क साधे हुए थे कि हमारी मांगों पर अमल किया जाए, लेकिन इतिहास में अभी तक नर्सिंग की भर्ती पे हमारे स्टेट में एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन एक हफ्ते पूर्व जब हमारे एग्जाम के थ्रू नोटिफिकेशन निकलता है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे आज दूर दराज इलाकों से, कुमाऊं मंडल से, उत्तरकाशी से, टिहरी से लोग यहाँ पे सुबह 5 बजे पहुंचे हुए हैं। सबके मन में एक निराशा है कि सरकार ने हमारे इस तरह के हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया है, क्योंकि जब 2020 में यही युवा परीक्षा के लिए तैयार थे, तब हम लोगों को ये कह के चुप करा दिया जाता है कि सीनियरों का पहला हक है, जो काफी समय से समय दे रहे हैं सरकारी सेवा में, उनका पहला हक है, आप लोगों का भी नंबर आएगा। तो हम उस समय हम लोगों ने कंसीडर किया, इस चीज को समझा और सरकार की जो ये निर्णय था इसको हमने दिल से स्वीकारा। लेकिन जब किसी न किसी तरह 5 सालों बाद हमारे लोगों को एग्जाम देने के लिए विवश किया जा रहा है, जो 2014, 2015, 2016 के बच्चे भी बचे हुए हैं 2025 के साथ, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन नर्सिंग प्रोफेशन है वो क्लिनिकल पे ज्यादा वर्क करता है, क्लिनिकल पे एक्सपीरियंस पे ज्यादा वर्क करता है। आप आज कह रहे हो कि नर्सिंग के जो तुरंत पास आउट बच्चे हैं जिन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है वो एग्जाम के द्वारा क्वालिफाई होंगे, तो कहीं ना कहीं जो बीच का रामनगर में हाल ही में हुए बवाल के मुख्य आरोपी और बीजेपी नेता मदन जोशी ने आखिरकार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब आपको बता दें कि मदन जोशी सोमवार सुबह नाटकीय अंदाज में स्कूटी से बाहर कोतवाली पहुंचे, जहां पहले से तैनात पुलिसकर्मी भी उनकी इस अप्रत्याशित एंट्री से हैरान रह गए। कोतवाली पहुंचते ही मदन जोशी ने पुलिस अधिकारियों से आत्मसमर्पण किया सामने। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह कानून में पूरी आस्था रखते हैं और जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन पर लगाए गए कई आरोप राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं। सभी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं रामनगर कोतवाली में जो है सरेंडर करने जा रहा हूं, और जैसा कि आपको 23 तारीख का जो घटनाक्रम है सबको पता है और सब विदित भी है। उस घटनाक्रम से विगत 1 माह से घटनाक्रम चल रहा है, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आज, क्योंकि हमारी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है, हम लगातार डीसी से लेकर ईडी से लेकर हाई कोर्ट तक हमने प्रयास किया कि अग्रिम जमानत हमें मिल सके, और हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद आज हम रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण और सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसी को लेकर हम न्यायालय के समक्ष गए थे और सच्चाई की एक दिन जरूर जीत होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म यही सिखाता है कि हमको बचाना सिखाया है, और सनातन धर्म में कभी किसी को मारना नहीं सिखाया है। तो इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि पार्टी संगठन में मोर्चा और प्रकोष्ठों का गठन अभी जारी है। इसे जल्द पूरा करने के लिए सभी जनपदों से नाम मंगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय पर पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिससे संगठनात्मक प्रक्रिया और तेज होगी, जिससे संगठन की कार्य की संरचना और अधिक मजबूत होगी। देखिए, अभी हमारा मोर्चा और प्रकोष्ठ इन दोनों का गठन होना शेष है, और इसमें हमने नाम मंगाए हैं जनपदों से, और शीघ्र ही हमारी एक इसमें बैठक होगी, और हम समझते हैं कि कुछ ही दिनों के पश्चात हमारे मोर्चा और प्रकोष्ठ। कुंजापुरी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की बस बडेडा गांव के पास अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। बस से गिरते ही चीख पुकार मच गई। तो वहीं इस घटना में सवार 5 लोग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही इस दौरान गंभीर रूप से 6 लोग जो है घायल हो गए हैं। हम टोटल 56 आदमी गए थे कुंजापुरी माता जी का दर्शन करने। उसमें से एक 28 की बस थी, जिसमें 8 लोग पीछे छूट गए थे और 20 आदमी बैठ के आगे जा रहे थे। वो बस खड्डे में गिर गई और एक हादसा हो गया। तो 5 आदमी उसमें से पूजा के लिए रुक गए थे पीछे, और 3 आदमी वो फोटोग्राफी कर रहे थे नीचे। वैसे 8 आदमी पीछे छूट गए थे। कुंजापुरी से ऋषिकेश मार्ग पर एक बस के दुर्घटना होने की सूचना मिल रही है। उस बस में लगभग 28 लोग सवार बताए जा रहे हैं। उस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं सबको निकाल दिया गया है। उस लोगों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, जिनकी संख्या 7 से 10 बताई जा रही है।
बाकी जो हल्के घायल हैं उनका मौके पर इलाज किया जा रहा है या आसपास के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। काफी लोग सुरक्षित हैं। लगभग 4 लोगों की मृत्यु की भी सूचना मिल रही है। मौके पर स्थिति बनाई रखी गई है। जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर रवाना कर दिए गए हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर उपलब्ध हैं और राहत कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। सर, पर्यटक थे स्थानीय थे, क्या कुछ जानकारी अब तक? इसमें स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं। कुछ देहरादून पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटना को रोकने के लिए रैंडम चेकिंग की जा रही है। पुलिस की ओर से एक व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जो शराब या मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन चला रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, जिस पर जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि उन्हें एनफोर्समेंट की कार्रवाई को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ये तो पहले व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अगर कोई भी वाहन या कोई भी इस तरह का सड़क पर चल रहा है तो किसी भी तरह का मादक पदार्थ, शराब का सेवन करके न ड्राइविंग करे। तो ये जिम्मेदारी तो पहले तो उस व्यक्ति की बनती है कि वह इस तरह के कृत्य को ना करे। बट देखा गया कि जब भी टूरिस्ट प्लेसेस पर खासकर इस तरह मसूरी या अन्य जगहों पर लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ड्राइविंग के साथ साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो लगातार हमारी देखिएगा एल्कोमीटर से भी कार्रवाई चलती है, लगातार बैरियर्स पर रैंडमली चेक करते हैं। चूंकि जब वाहनों का दबाव इतना ज्यादा रहता है तो हर वाहन को चेक करना, रोककर उसका एल्कोमीटर से पॉसिबल नहीं रहता, तो रैंडमली ही चेक किया जाता है। खासकर ऐसी गाड़ियां जो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं उन्हीं की गाड़ियों को ज्यादा फोकस किया जाता है और जिसमें युवा वर्ग के लोग बैठे हैं उसको ज्यादा फोकस किया जाता है। तो कार्रवाई में भी जो देखा जाएगा विगत वर्षों में 200% से ज्यादा हमने इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करी है। और अभी जिस हिसाब से भी हमें निर्देश भी मिले माननीय श्रीमान एडीजी साहब की भी समीक्षा बैठक में, 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं को आदेश दिया है वंदे मातरम गायन अनिवार्य रूप से किया जाए। मदरसा बोर्ड भी इस पहल में शामिल हो रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शुमन जो है कासमी ने कहा कि वह मदरसों में जाकर सभी को वंदे भारत मातरम के लिए गाने के लिए प्रेरित करेंगे। और उत्तराखंड राज्य के मुखिया आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्रीय सरोकार सर्वोपरि है। 26 नवंबर 2025 को हमारे संविधान की वर्षगांठ है जिसमें 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके शुभ अवसर पर एजुकेशन विभाग का ये ऑर्डर जो निकला है कि वंदे मातरम को गाना चाहिए। मैं समझता हूं कि वंदे मातरम एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा करता है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वंदे मातरम गा करके अपनी जान का बलिदान दिया और देश आजाद हुआ। तो मैं तमाम देशवासियों से, प्रदेशवासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि हम सबको वंदे मातरम गा करके ये साबित करना चाहिए कि हम अपनी मातृभूमि से। और उत्तराखंड के रजत जयंती पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आयुष के क्षेत्र सुझाव को लेकर सरकार ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू किया है। आयुष निदेशक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि आयुष नीति के अंतर्गत हर जनपद के एक गांव को आयुष ग्राम बनाने पर काम किया जा रहा है। देखिए, राज्यों में हम लोग जो है आयुष नीति के अंतर्गत आयुष ग्राम तैयार करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो शुरुआती दौर में प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसके ऊपर कार्य योजना भी तैयार की जा रही है और भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की गतिविधियों को पिछले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ भी किया जा चुका है। आगामी वर्ष में भी उन्हीं ग्रामों को बेहतर ढंग से और विकसित करने के लिए और उसमें कार्य योजना बनाई जाएगी। उसमें प्रमुखता से आयुष आधारित चिकित्सा पद्धति का उस ग्राम में बढ़ावा दिया जाने का उसमें प्रयास किया जाएगा। साथ में वहाँ के जो रिजॉर्ट्स होंगे, वहाँ पर जो होम स्टेज होंगे, उसमें भी आयुष आधारित पंचकर्म और जो अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उसको भी प्रसारित किया जाएगा, उसको भी वृद्धि। मुनिकीरेते कोडियाल इको टूरिज्म जोन में जल्द ही करीब 250 नए राफ्टिंग गाइड अपनी सेवाएं देंगे। इनमें 4 महिला गाइड भी शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि उम्मीद है कि नए राफ्टिंग गाइड जो है इंडस्ट्री के व्यवसाय को बढ़ाने में अपनी अहम भागीदारी निभाएंगे। पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान के मुताबिक जो है मुनिकीरेतो इको टूरिज्म जोन के 703 गाइड जो है रजिस्टर्ड हैं। पर्यटन विकास परिषद द्वारा
रिवर राफ्टिंग और कैकिंग के ऊपर जो नियमावली बनाई गई है उसके तहत 3 सीजन और 100 घंटे की राफ्टिंग ट्रिप जिनके द्वारा हेल्पर के रूप में पूर्ण की गई हो, वो जो है एक राफ्टिंग गाइड के लिए आवेदन कर सकता है। इसी क्रम में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को 402 लोगों के आवेदन मिले थे और साथ ही जो है उच्च स्तर से जो निर्देश मिले थे। देहरादून में फर्जी पहचान पर रहे बांग्लादेशी नागरिक का मामला अब और गंभीर हो गया है। बता दें, पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। एसएसपी देहरादून के अनुसार आरोपी के पास से बांग्लादेश के कई दस्तावेज मिले हैं जो उसकी वास्तविक पहचान की पुष्टि करते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले एक महिला को बांग्लादेश ले गया था, वहां उसका नाम बदलकर निकाह कराया और फिर देहरादून लौटकर दोनों ने फर्जी आईडी बनाई। वहीं एसएसपी ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर यहाँ पर चोरी छिपे यहाँ देहरादून में आकर निवासरत थे, उसमें एक ऑपरेशन कालेमी के तहत भी काफी सारी कार्रवाई हुई और इसी कार्रवाई में जो है एक बांग्लादेशी व्यक्ति जो एक महिला के साथ यहाँ पर निवासरत था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। चूंकि पूछताछ में उसके वहां के बहुत सारे दस्तावेज बांग्लादेश के प्राप्त हुए थे और डिफरेंट एजेंसी से जब कॉन्टेक्ट किया गया तो ये भी जानकारी में आया कि कुछ वर्ष पूर्व वो महिला को लेकर बांग्लादेश भी गया था और वहां पर उसका नाम एक मुस्लिम महिला के नाम से चेंज कराकर उसके साथ निकाहनामा भी किया गया था और इसके उपरांत कुछ समय उपरांत वो देहरादून में आकर फेक आईडी के माध्यम से यहाँ पर रह रहा था। चूंकि इसमें जो हमारे पास दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जो बांग्लादेश से, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति द्वारा जो बांग्लादेश से आया था जिसकी फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई थी और कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश। वकील कर्मियों के धरने को करीब 2 सप्ताह हो चुके हैं। ऐसे में अपनी मांगों के नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन शामिल है जिनको पूरा करने के लिए वे सरकार से गुहार लगा रहे, तो वहीं विपक्ष दलों का भी उनको पूरा सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल इस चीज को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से देख रहा है क्योंकि स्थिति ऐसी है जब माननीय न्यायालय के आदेश सरकार को आ चुके हैं कि इनको अतिशीघ्र या तो वर्ग के हिसाब से पे दी जाए, समान कार्य समान वेतन, नहीं तो इनका नियमितीकरण का तो बहुत पहले ही से आदेश आ चुका है। उसके बावजूद भी जो उत्तराखंड सरकार है ये इसको नहीं कर रही है। एक तो सबसे बड़ा मामला ये है, लेकिन दूसरी तरफ सारे विभाग आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी विभाग में देख लीजिए, उसकी लाइफ लाइन ही अभी वर्तमान समय में उपनल के कर्मचारी है। लोक निर्माण विभाग मुख्यालय की तरफ से देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के पास आपदा में क्षतिग्रस्त हुए पुल के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। 16 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से इस प्रस्ताव का जो है प्रत्याशा में निविदा भी जारी कर दी गई है। ये आप जैसा आपको मालूम है एक आपदा के दौरान ये सितंबर 2025 में जो आपदा आई थी उसमें हमारा जो दाया अबैटमेंट था वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी एक स्लैब हमारी टिल्ट हो गई थी, उसमें यातायात बंद कर दिया गया था। इसके बाद हम लोगों ने इसकी डीपीआर तैयार करवाई। ये NHAI द्वारा इसको फंड किया जाना है तो हमने अपना एस्टीमेट तैयार करके डीपीआर तैयार करके उसको दे दिया है, NHAI को दे दिया है और इन एंटीसिपेटेड सैंक्शन हम लोगों ने ताकि हमारा समय बचे तो हम उसकी निविदा फ्लोट कर ली है। जैसी हमारी स्वीकृति होती है, निविदा प्राप्त होती है तो उसके बाद हम तत्काल कार्य प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की पूर्व उपाध्यक्ष प्रमीला रावत ने कहा कि लगातार उत्तराखंड क्रांति दल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं आजकल के युग में राजनीतिक प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया का अहम योगदान है। से सोशल मीडिया में उत्तराखंड क्रांति दल बहुत अच्छे लेवल में कार्य कर रही है और चल रही है। पहले क्या होता था कि जो अखबार आते थे वो हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे। अब क्या है, जब से ये ये टेक्नोलॉजी जब आई है तो ये गांव-गांव में जाने लगी है, तो गांव-गांव में लोगों को पता चलने लगे कि उत्तराखंड क्रांति दल क्या चीज है। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के नीचे एक राज्य हम लोगों ने जो बनाया था, हमारी जो 42 शहादत हुई थी वो पहुंच नहीं पा रही थी और इस टाइम बहुत अच्छे हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं। शिक्षा विभाग में दिव्यांगजनों की आरक्षित सीटों पर कथित फर्जी नियुक्तियों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि दिव्यांग कोर्ट में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्तियां होना बेहद शर्मनाक और गंभीर मामला है। सामने आया है जिसमें फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए 51 जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती हुई है। तो ये दर्शा रहा है कि पूरा सिस्टम जो है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले तो दिव्यांग जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी कैसे बन गए और आपने जब शिक्षा विभाग
बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने मीडिया से बातचीत में हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और योगदान को लेकर बातचीत करते हुए कहा, उत्तराखंड की महिलाएं बेहद सशक्त हैं। हमारी वर्किंग यही रहेगी क्योंकि हम विधानसभा वार काम करेंगे, 70 विधानसभाएं हैं, तो अभी हमारी टीम जैसे चुन के आती है तो हम विशेष रूप से ये ट्रेनिंग और ये करके उनके बीच में जाने का रखेंगे कि हम आम बहन के बीच में, आम महिला के बीच में जा सकें और उन्हें बताएं कि ये योजना है जिसका लाभ, और जिन बहनों ने लाभ लिया है उनके। भालू द्वारा गौशालाओं पर हमले के मामले में लगातार बढ़ रहे, हाल ही में भालू ने भेड़गांव व मंजूली गांव में गौशाला में घुसकर 3 गाय को मार डाला है। वहीं आपको बता दें, गांव में भी गौशाला में बंधे बैल पर भी हमला किया, उसे घायल कर दिया गया है। पिछले 2 महीने से वो भालू के द्वारा गौशाला में बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली अटैक होता है भालू के द्वारा। तो जो मवेशी मतलब आसपास लोग भी होना चाहिए, और इतने मवेशी का लॉस होना भी बहुत बड़ा घटना है, क्योंकि मवेशी को तो हमने पूरा माँ जैसे मानते हैं और उसके लिए भी लोगों ने अपना घर भी चलाते हैं, तो उसका लॉस तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसके इसग्रेसिव ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार के बढ़ते आतंक के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीण जो है लामबंद होने लगे हैं। आपको बता दें कि पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गडौली से जो है तिहारी पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने घटनाओं का निंदा की है। इसलिए बैठे हैं कि ये तो सरकार वो वन विभाग हमारी बात सुने, हमारी बात को सुन के हमारी बातों पर गौर करे और हमारे जो ये संविधान है इसको मतलब सुलझाव दे, ठीक है। और हम तो बहु बेटी माँ बहने हैं, हम अपनी गाय बच्चों के दूध पर निर्भर है, तो हम घास नहीं काटेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। और अभी कल भी हम धरना करेंगे। 2 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हमें आपको परमिशन दे देंगे। अगर कल तक परमिशन नहीं मिलती है तो हमने भी उनको अल्टीमेटम दे रखा है कि हम परसों एनएच जाम करेंगे। एडीएम साहब ने सबसे पहली बात तो ये थी कि ये कोई राजनीतिक धरना प्रदर्शन नहीं है, ये हम लोगों के अपनी माँ बहनों के बच्चों के पहाड़ में रह रही ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये धरना दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से गुलदार का आप देख रहे हैं, जनता को आक्रोश है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन सरकार जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा पूरा प्रशासन यहाँ पर, हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पर हैं, पूरा वन विभाग यहाँ पर है। उन्होंने 2 क्या कहते हैं यहाँ जाल भी लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई जो घटना घटी है वो उस घटना के संबंध में यहाँ से सूचना जा चुकी है। इसमें आगे शासन को या क्या कहते हैं वन विभाग को निर्णय लेना है कि इसमें जो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है,